नाज़रीन आदाब, मैं नाइश हसन। आज हम आपसे कुछ एक ज़ाती सवाल के ज़रिए एक बड़े सवाल की तरफ आपका ध्यान ले जाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इसमें थोड़ा मदद भी करेंगे कि इन चीज़ों का हल कैसे निकले। हमारे घर के पास तकरीबन आधा किलोमीटर दूर पे एक जन औषधि केंद्र है। पिछले तकरीबन 6-7 सालों से हम वहाँ से दवाएँ लेकर आ रहे हैं। मसलन में विटामिन डी, कैल्शियम इस तरह की चीज़ें वहाँ से लाना बराबर होता है हमारा। कोरोना के दौरान तो हमने वहाँ से बल्क में सैनिटरी पैड खरीदे और ये सोच के कि हमें लोगों को तक़सीम करने हैं। तो ये सिलसिला यूँ ही चलता रहा। वो दुकान एक बहुत नौजवान सा लड़का, उम्र यही उसकी कुछ 26 या 27 साल की होगी, वही चलाता है। काफ़ी गरीब बैकग्राउंड का लड़का लगता है, पर एक बहुत सुलझा हुआ, बड़ा होशियार सा लड़का था। ये सुना कि वो बीएससी कर रहा था, लेकिन वो फिर ये सब काम करने लगा। हमारा उसका इतना ताल्लुकात सिर्फ़ रहता है कि हम गए, मुस्कुराया, थोड़ा-सा सलाम दुआ हुआ और दवा ली और चले आए। ये सिलसिला पिछले 6-7 सालों से यूँ ही चल रहा था। ना कभी बात ज़्यादा, क्योंकि हमारा उसका उम्र का भी एक लंबा तकाज़ा रहा, तो कोई ऐसी बातचीत नहीं होती रही। हमें बीच में ये खबर मिली कि आसिफ उस लड़के का नाम था, आसिफ के घर में कोरोना से किसी की डेथ हो गई, जो काफ़ी सदमे में भी रहा। तो एक सिम्पैथी भी बनी रही आसिफ के लिए। अब कोरोना के बाद जो उसमें एक चेंज दिखा कि आसिफ बड़ा उदास रहने लगा, फिर धीरे-धीरे उसने दाढ़ी रख ली। दाढ़ी सभी नौजवान रखते हैं तो कोई बात नहीं, आसिफ ने भी दाढ़ी रखी और वो दवा-ववा लेने हम जाते रहे और वैसे ही वो मिलता रहा। अभी इस गुज़रे 15 सितंबर को हम उसकी दुकान पे गए और हमने कुछ दवाएँ माँगी। दवाओं के साथ उसने पूछा आपका नाम क्या है? हमें नाम बता दिया। अब आसिफ का अगला सवाल, जो एक खामोश तबीयत लड़का सिर्फ दवाओं तक जिसका नाता था, वो आसिफ हमसे कहता है आप मुसलमान हैं तो अपना सिर क्यों नहीं ढक के रखते? थोड़ा-सा हमको एक हिचकिचाहट हुई कि हमारी कभी इससे कभी 2 लफ्ज़ बात नहीं होती। ये अचानक ही क्या इसको हो गया इस नौजवान लड़के को? फिर वो आगे कहता है कि अगर देखिए आप इस्लाम मानती हैं तो बात है, मतलब साथ-साथ तंज़ भी कर रहा है, नहीं मानती तो कोई बात नहीं। और औरत के लिए पर्दा और मर्द के लिए दाढ़ी का हुक्म है इस्लाम में। अब थोड़ा-सा हम मुस्कुराए और ये लग रहा था ये हमसे इतना छोटा लड़का है, इससे हम क्या बहस करें। और हमने कहा अच्छा चलिए कभी वक़्त निकालिएगा, बैठेंगे और आपसे बात करेंगे, हम भी थोड़ा-मोड़ा दख़ल रखते हैं। लेकिन वो इस्लाम की कुछ उसने हमको अरबी की 1-2 वर्ड सुनाए और फिर वो उसी पे आ गया। कौम का बुरा हाल है, औरतें बदचलन हो गई हैं, गलत रास्ते पे चली गई हैं, मर्द मस्जिद नहीं आता है, वो दाढ़ी नहीं रखता है, वो गलत कामों में इन्वॉल्व है, इसीलिए कौम बदतरी की हाल पे पहुँच गई है और इस्लाम खत्म हो रहा है। अब ये सब बातें हम सब लोग रोज़ 2-4 होते रहते हैं, इतना तवज्जो नहीं दिया। हमने कहा चलिए कभी बैठेंगे आपके साथ वक़्त निकालिएगा तो इस पे बात होगी। और हमने दवा का पैकेट उठाया और घर की तरफ मुस्कुराते हुए मुड़ गए। बात आई गई हो गई, बात खत्म। 25 तारीख को यानी कि गुज़रे अभी 25 सितंबर को हम उसकी दुकान पे फिर कुछ दवाएँ लेने गए, दवाएँ खत्म हो गई थी। उसी तरह जैसे हम सलवार, कमीज़, दुपट्टा पहनते, नॉर्मल हिंदुस्तानी लड़कियाँ जैसे पहनती हैं, हम गए। आसिफ आज फिर थोड़ा उखड़ा-उखड़ा सा रहा और उसने हमको फिर नसीहत दी कि आपने सर नहीं ढका। फिर कहता अगर आप प्यारे नबी की मानने वाली हैं तो आपको बुर्का पहनना चाहिए। हम उसके काउंटर के इस तरफ जो स्टूल पड़ा था, आज हम उस पे बैठ गए और हमने ऐसे ही हँस के पूछा, क्या पढ़ते हैं आजकल? किसको पढ़ रहे हैं? मतलब क्या किताबें पढ़ते हैं आजकल आप? बहुत बदले-बदले से लग रहे हैं। उसने कहा हम किसी को नहीं पढ़ते, हम प्यारे नबी को पढ़ते हैं खाली। हम आपको हदीसें आपके मोबाइल पे भेज देंगे। हमने कहा आपको कुरान और हदीस में फ़र्क मालूम है? क्या पढ़ रहे हैं आजकल? वो खाली नसीहत दिए जा रहा था
कि आपको बुर्का पहनना चाहिए। इस्लाम की बदतरी का दौर चला आया है और जो गलतियां हैं वो मुसलमानों की गलतियां हैं। हमको बड़ा अजीब लगा और एक बेइज्जती का एहसास हुआ कि ये लड़का जो तकरीबन हमारे सामने बड़ा हो रहा है, ये अचानक से इतना बगावती, इतना बागी कैसे हो गया? इससे तो हमने कभी इसका पता नहीं पूछा, इसके घर परिवार के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं ली। इसको हमें नहीं मालूम कि हम कौन है, कहाँ रहते हैं, हमारी क्या तालीम है। मान लो तालीम ना पता चली, लेकिन देखने में तो उसको पता चल रहा था ना कि हम उससे उम्र में कितने बड़े हैं। लेकिन ये लोग जो ज्ञान लेकर आते हैं, इसका सोर्स क्या है? कौन इनका गुरु है जो इनको इस तरह का ज्ञान देता है कि एक शरीफ लड़का धीरे धीरे इतना बागी होता चला जाता है? वो दुनिया से इतना आइसोलेट है। ये लोग जो ज्ञान तैयार करते हैं उससे ये दुनिया से आइसोलेट होके करते हैं। ये दुनिया से कोई कनेक्ट नहीं रखते। इनको पता नहीं है आज मुसलमान किस हाल पे पहुंचा दिया गया। और जब आप किसी को बिना पूछे सड़क चलते औरतों को रोक के उनको ज्ञान देने लगोगे इस्लाम का हवाला देके, तो क्या उस इस्लाम ने आपको इखलाक नहीं सिखाया? उस इस्लाम ने आपको ये नहीं बताया कि तमीज और तहजीब के इस्लाम में क्या वैल्यू है? अपने बड़े और छोटे का क्या लिहाज है? आप यूं ही किसी को कुछ भी कह देंगे। और औरत को ऐसे लोग सिर्फ खिलौना समझते हैं। उनको लगता है कि ये कुछ भी कह सकते हैं। ये जितनी औरतें मुसलमान घूम रही हैं या आ रही हैं, जा रही हैं, ये सब खराब है, इनकी वजह से इस्लाम खतरे में। तो पहला टारगेट इनकी होती है औरतें। ये उनको टोकते हैं, उनके साथ बदतमीजियां करते हैं। हमारी जगह अगर कोई और होता और फौरन इनकी एफआईआर कर देता, तो ऐसे लोग क्या होता? उनका वो जन औषधि केंद्र तुरंत छिन जाता उनसे। उनका जो रोजगार था उनसे छिन जाता। इनको इस बात का कोई एहसास ही नहीं। आसिफ की इस हरकत से हमारे दिल में कई सवाल उठे। बहुत बार हमने आसिफ को समझाना चाहा कि बैठो बैठो, अभी बात करते हैं तुमसे, बैठो। लेकिन नहीं, जो वो ज्ञान लेके आ रहे हैं आजकल, पहले वो एक शरीफ लड़के से उसके चेहरे पे दाढ़ी चढ़ी, दाढ़ी से वो उसके अंदर तलखी आई, अब वो सबको अपना निशाना बनाना चाहता है। इन लड़कों को, नौजवानों को ये नहीं मालूम है कि आज इस देश में मुसलमान किस हाल में पहुंच गया है। 7वीं शताब्दी से आज तक इतना बुरा हाल मुसलमान का कभी नहीं रहा। उसके साथ इतना बुरा सलूक कभी नहीं हुआ जितना कि इन गुजरे 10-12 सालों में हो रहा है। ये इससे बेखबर हैं। इनको 2 वक्त की रोटी मिल गई, इनको मस्जिद जाना और आना और सबको अपनी व्याख्याएं देना, इनको खाना मिल गया। इसके इतर इनके पास कुछ नहीं है। इनकी निगाह ये नहीं देख रही है कि किसने इनकी कौम को क्या क्या निशाना बना दिया अब तक। इनको ये इल्म नहीं है, कौन पूछेगा इनसे कि सीएए एनआरसी के जरिए किस पर निशाना साधा गया? कौन है जो धर्मांतरण कानून की आड़ में किस कौम पे निशाना साध रहा है? कौन है जो वक्त की सारी संपत्तियों को जब्त कर लेना चाहता है? कौन है जो नजूल की जमीन पर अपनी निगाह रखे? कौन है जो कांवड़ यात्रा के नाम पर आपके रोजगार को तबाह करने पे आमादा है? कौन है वो जो आपके मदरसों को बंद कर देना चाहता है? कौन है वो जो आपके लिए तरह तरह के कानून पास कर रहा है? कौन है वो जो ये कह रहा है कि आपको अगर हिंदू और मुसलमान को जमीन आपस में खरीद फरोख्त करनी है तो पहले असम की सरकार से पूछेगा? कौन है वो स्टेट? कौन है वो जो आपके कब्रिस्तानों को भी निशाना बना रहा है? वो कौन है जो आपकी औरतों के साथ सुल्ली और बुल्ली डील कर रहा है? कौन है वो जो इस देश में सांप्रदायिकता का जहर फैला रहा है?
कौन है वो जो इस कौम के लिए पूरे मुल्क में नफरत फैला रहा है? कौन है वो जो कह रहा है कि कपड़ों से आतंकी पहचाने जाते हैं? कौन है वो जिसके बच्चों के साथ लिंचिंग होती है और उनका कुछ नहीं बिगड़ता? कौन है वो जो आपकी रोजी रोटी को आपसे छीन रहा है? कौन है वो जो आपको सरकारी नौकरियों से बेदखल कर रहा है? कौन है वो जो आपको आपकी तालीम से जो आपका हक है लेने का, जो संविधान आपको हक देता है, उससे आपको दूर कर रहा है? कौन है वो जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहता है? कौन है वो जो कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और लोग रहें तो अपने घरों के अंदर अपने रीति रिवाज निभाएं? इन लोगों को इन सारे सवालों से कोई लेना देना नहीं। कौन है वो ये भूल गए किन के मकानों पर बुलडोजर चढ़ता है? कौन है वो जो आपको न्याय के नाम पर बुलडोजर से न्याय देते हैं और एक कौम को निशाना बनाते हैं? किस कानून में लिखा है कि अगर बलात्कार हो उसकी सजा यह है कि उसका घर गिरा दिया जाए, उस घर में तमाम लोग रहते हैं? तो ये बातें इन नौजवानों को समझ में नहीं आती और ये सोचते हैं कि ये जो ज्ञान लेके आए हैं आइसोलेशन में वो ज्ञान लेकर सबके ऊपर वो तारी कर देंगे और एक दिन बिल्कुल सब जन्नत हो जाएगा। किस मुगालते में है ये लोग? ये बहुत तकलीफ दे, ये बहुत अफसोस ज़दा है, इसलिए भी कि आप किसी की बेइज्जती करने में एक सेकंड का टाइम नहीं लगाते। सवाल ये भी है कि जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत में किसी दूसरे की भी आवाज होती है, उस आवाज को रिस्पेक्ट करना भी आपका काम है। आपकी अकेली आवाज नहीं होती जिसे आप जिस पर चाहे थोप दें। हमें तो ये लगता है कि इस कौम के कुछ रहबर अगर आगे नहीं आए और उन्होंने ये नहीं जांचा चेक किया कि ये क्या सिलेबस पढ़ रहे हैं, ये कहां से ये ज्ञान ला रहे हैं, ये सबको सड़क पे बेइज्जत करेंगे तो इस कौम का बहुत बुरा हाल होगा। अगर इन नौजवानों की राह रोशन हो सके तो कुछ बड़े लोगों को, कुछ जिम्मेदार लोगों को आगे आना होगा और जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जो जगह जगह ये कह रहे हैं कौम में ऐसा हो गया, पहली गलती इन लोगों को औरत की नजर आती है। इस्लाम के नाम पे ये औरत को पहले अपना निशाना बनाते हैं, गोया औरत ही सबका बेड़ा उठाए हुए है और उसके अलावा सब बिल्कुल चमन है। सवाल बहुत से और भी हैं जो उठाए जा सकते हैं, लेकिन अभी जरूरी ये है कि कुछ रहनुमा आए और इनकी भी राह रोशन करें और पूरे समाज की राह रोशन करें, नहीं तो किसी और बड़े खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। इन्हें बदलना ही होगा। जो सवाल है वो सब मिलजुल के लड़ेंगे, लेकिन आप अपने लोगों को, अपने कौम के लोगों को जो आपकी बेहतरी के लिए भी शाना बशाना खड़े हैं, जो हर मुसीबत में खड़े हैं, आप उनको बिना जाने पहचाने उनको निशाना बनाते। ये कैसा इल्म है आपका? ये बहुत खतरनाक है जिसको हमने बरसों देखा है। और जब आसिफ की दाढ़ी बढ़ने लगी थी तो हम थोड़ा थोड़ा शक में आ गए थे कि ये लड़का कोई और राह ले रहा है और वो नजीर हमारे सामने 2 रोज पहले निकल के सामने आ गया। तो बस डर भी है और मुल्क में जो मुसलमानों के हालात हैं इस पे दहशत है, अफसोस भी है और वो तमाम सेक्युलर जमात जो मुसलमानों की इस हाल में शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए भी फिक्र है। तो जरूरी है कि ऐसे में हमें हर कदम संभल के रखना होगा, मजबूती बनाए रखनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आप किसी कौम की औरतों को गाली देके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपनी आर्थिक परेशानी नहीं दूर कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमें लगता है इन सारे सवालों के जवाब आप भी तलाशेंगे, इनबॉक्स में हमें कमेंट करेंगे, चैनल पे आएंगे, उसे लाइक सब्सक्राइब करेंगे और इस तरह की गंभीर चर्चा का हिस्सा बनेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।